नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोशन में। आज हम करने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री नोट्स इन हिंदी, चैप्टर 9 द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। बेसिकली औद्योगिक क्रांति के बारे में आज हम करने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हमने संस्कृतियों का टकराव, ये सारे चैप्टर हम कर चुके हैं। हमारे चैप्टर 8 तक कंप्लीट हो चुका है। आप सभी नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, रिविजन करते रहिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट है। आपके एग्जाम्स जो आएंगे, एग्जाम्स होंगे, टेस्ट होंगे, सभी चीज के लिए ऑल द बेस्ट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 9, अध्याय 9 करने वाले हैं, जिसमें औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करेंगे। औद्योगिक क्रांति क्यों शुरुआत हुई, इसके पीछे का क्या रीजन था, सारी चीजों की बात करेंगे। औद्योगिक क्रांति बेसिकली ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ, उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो ये आप सभी, मैं स्पीड में नहीं पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा, तो आप सभी नोट्स बनाते जाइए। नोटबुक निकाल लीजिए जल्दी से, 1 सेकंड का ब्रेक लीजिए, पॉज कीजिए 1 सेकंड और नोटबुक निकाल लीजिए। हाँ जी, तो आप सभी ने निकाल लिया होगा नोटबुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक क्रांति लिखिए। इसमें औद्योगिक क्रांति में ब्रिटेन में 1780 के दशक में और 1850 के दशक के बीच जो बेसिकली ये बहुत लंबा टाइम है। 1780 से लेके 1850 तक कम से कम 80 साल के आसपास का टाइम जो गैप है, 70-80 साल का गैप है। उसके बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ, उद्योग मतलब बहुत सारे उद्योग लगाए जाने लगे, टेक्नोलॉजी आ गई बहुत सारी, उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था का रूपांतरण हुआ, उसी को प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अब उसकी बात करेंगे हम। औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या थे, औद्योगिक क्रांति के कारण क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या किस तरह से फायदा हुआ, सकारात्मक लाभ हुआ। ओके, औद्योगिक क्रांति से लिखिए पहला पॉइंट, औद्योगिक क्रांति से नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। औद्योगिक क्रांति से मशीनें जो हो गई, वो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इतना विकसित हो गया है आज के टाइम में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वायरलेस चार्जिंग होता है फोन, मतलब चार्ज एक साथ आप इतने सारे फोन चार्ज कर सकते हो। इस प्रकार से मतलब आपके काम करने के लिए देख सकते हैं आप, इस तरह से फोन आने लगे हैं। मतलब आप उसको फोल्ड कर सकते हो, फोल्ड करके रख सकते हो। इस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी आज के टाइम में भी बढ़ता जा रहा है। और उस टाइम में भी इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी का जो हुआ, वो बहुत जोरों से तेजी से उसमें आविष्कार होने लगे। उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने से मानव को भारी कामों से छुटकारा मिला। जैसे बहुत भारी भारी काम जो थे पहले मानव किया करते थे, लेकिन मशीनों के आ जाने से उनको उन कामों से छुटकारा मिल गया। ओके, औद्योगिक क्रांति से यातायात व संचार के साधनों के नए नए आविष्कार हुए। अब आप देख सकते हैं, पहले जो था वो चिट्ठी जाया करता था, लेटर भेजा करते थे। अब क्या है, तुरंत फोन मिला है, हेलो हाँ कैसे हो, ये सब बात कर लेते तुरंत ही। ठीक है, तो ये जो है औद्योगिक क्रांति की वजह से ही संचार के संसाधनों और यातायात के साधनों, जैसे अब आप देख सकते हैं, आपको सुना होगा बुलेट ट्रेन, इस प्रकार के अलग अलग आविष्कार किए जा रहे हैं, जिससे कुछ ही घंटों में आप हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं, औद्योगिक क्रांति और नए नए आविष्कार की वजह से। परिवहन के तीव्रगामी साधनों से समय और दूरी पर मनुष्य ने विजय हासिल की। तो दूरी पर मनुष्य ने क्या कर ली, अब विजय हासिल कर। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य के आराम व सुख की वस्तुएं सस्ती कीमतों पर आम व्यक्ति को मिलने लगी। ये पॉइंट्स लिखते जाइए आप सभी जल्दी जल्दी। कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में भी क्रांतिकारी सुधार होने लगे। बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। जल्दी जल्दी लिख लीजिए आप सभी। उसके बाद हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक क्या प्रभाव थे, उन सभी चीजों की बात करने वाले हैं। लिखिए, पॉइंट डाल के लिखिए, स्टार मार्क बना के, जैसे भी आपको जैसे भी सुविधा लगे उस तरह से बना लीजिए। औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, तो इसका क्वेश्चन बना सकते हैं आप, औद्योगिक क्रांति के क्या क्या नकारात्मक प्रभाव थे। तो उसमें आपको लिखना है सबसे पहले, ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश में शहरों में आगमन जो था, ये नकारात्मक प्रभाव था। अब लोग ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ से शिफ्ट होने लगे हैं शहरों की तरफ, जिससे ये एक विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई। शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवास की समस्या आज भी हम देख सकते हैं। जो भी बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, जैसे कि चेन्नई का एग्जाम्पल है, वहां पर वाटर क्राइसिस आया, वहां पर पानी की बहुत ज्यादा, पेयजल की बहुत ज्यादा समस्या हो गई, और इस प्रकार से अलग अलग दुष्प्रभाव हुए। स्त्रियों और बच्चों का शोषण होने के कारण स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव हुआ।
घरेलू व कुटीर उद्योग धंधों का समाप्त होना। इस प्रकार से समाज दो वर्ग में विभक्त हो गया, एक हो गया उद्योगपति और एक हो गया सर्वहारा वर्ग। तो ये आप लिख लीजिए जल्दी से पॉइंट, औद्योगिक क्रांति के ये सारे नकारात्मक प्रभाव हैं। अब हम बात करते हैं ये औद्योगिक क्रांति के आपके नकारात्मक प्रभाव हो गए, कैसे स्त्री व बच्चों का शोषण हुआ, शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवास की समस्या हो गई। आप इन तस्वीरों से देख पा रहे होंगे वाटर क्राइसिस का क्या वो है नजरिया है, देख सकते हैं आप कैसे कैसे लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है। इस तरह से वाटर क्राइसिस मतलब पेयजल की बहुत ज्यादा कमी होने लगी शहरों में। इस प्रकार से औद्योगिकरण के कारण ऐसा सब कुछ हुआ। ओके, अगला पॉइंट लिखिए आप, समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया, ये सारे आप लिख चुके। अब औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया पहले और कहां से इस औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग स्टार्ट हुआ? लिखिए, इस शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे जर्जिस मिसले फ्रांस के थे और फ्राइड्रिक एंजेल्स जर्मनी द्वारा किया गया। इन दोनों ने क्या किया? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। अंग्रेजी में इस शब्द का सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री आर्नोल्ड टाइनबी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 से 1820 के बीच हुए। तो जो वहां पर विकास हुआ उद्योग में, उद्योग क्षेत्र में, उस विकास को दर्शाने के लिए इन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया था, अर्थशास्त्री आर्नोल्ड टाइनबी, उन्होंने ही औद्योगिक विकास को दर्शाने के लिए औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग किया। ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम औद्योगिकरण का अनुभव किया। तो ब्रिटेन में ही उद्योगों की शुरुआत हुई और वहीं से औद्योगिकरण का अनुभव किया गया। इसके कारण ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, बाजार व्यवस्था एक ही प्रकार की मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये ब्रिटेन में इस प्रकार से वहां पर विकास होने लगा। इसकी वजह से ही वो वहां पर उनको खुद को, अपने आप को वो बहुत ज्यादा सुसज्जित समझते हैं इन कारणों की वजह से। फिर बात करते हैं कृषि क्रांति। कृषि क्रांति कैसे शुरुआत हुई? औद्योगिक क्रांति का ही एक प्रभाव था जिसकी वजह से कृषि में भी क्रांति आई। यह क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने, यह क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्तियों के पास छोटे खेत खरीद लिए। जहां पे उनकी संपत्तियां हुआ करती हैं उसके आसपास वो खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक भूमि को कब्जा लिया और बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। उन्होंने क्या किया? कृषि क्रांति इस प्रकार से लाई कि वो बड़े बड़े जमींदार जो थे वो अपने आसपास जहाँ पे भी अपनी संपत्ति होती है उसके आसपास बड़े बड़े भूभाग खरीद लेते हैं और वहां पर खाद्य उत्पादन में स्टार्ट कर देते हैं और उसको खाद्य उत्पादन को बेचते भी हैं, जिससे इस प्रकार से खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। अब बात करने वाले हैं कृषि क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या थे, जिसमें आपको पता ही है औद्योगिक क्रांति जो था वो प्रमुख कारण का था और इसी प्रकार से और भी जो भी कारण है उनकी बात करने वाले हैं। लिखिए इसमें पहला पॉइंट, ब्रिटेन में आए औद्योगिक क्रांति के कारण नए कल पुर्जों का बाढ़ सी आ गए जिसका फायदा कृषि क्षेत्र को भी मिला। तो जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई तो नए कल पुर्जे बनाए जाने लगे, नए नए वो खेतों में यूज की जाने वाली चीजों का बहुत ज्यादा निर्माण किया जाने लगा, जिससे कृषि में बहुत फायदा हुआ। लोगों के नए विकल्प मिले, लोगों को नए विकल्प मिले और वस्तुओं के बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हुआ। जितना ज्यादा बड़ा बाजार होगा उतनी ज्यादा वृद्धि होगी, उतनी ज्यादा क्रांति आएगी, उतनी ज्यादा उन्नति होगी। इस प्रकार से कृषि में भी क्रांति आई। बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव के सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया। भू संपदाएं बढ़ने के खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। जैसे ही भू संपदा बढ़ेगी तो खाद्य उत्पादन में तो वृद्धि होगी ही और बड़े बड़े जमींदार बड़े बड़े मात्रा में खेती करने लगे। ब्रिटेन के 3 हिस्से और उनकी विशेषताएं। ब्रिटेन के जो थे वो 3 हिस्से थे और उनकी अलग अलग विशेषताएं थी, उसकी भी बात करने वाले हैं। तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये ब्रिटेन के 3 हिस्से थे जिसे एक ही राजतंत्र अर्थात सम्राट का शासन था। इन तीनों जगह पे एक ही सम्राट का शासन था। उसकी विशेषताएं क्या थी?
तो विशेषताओं में लिखिए, संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था थी। तो जितना बड़ा राज्य था इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, उन सभी राज्यों में आपको इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप, हाँ, हाँ जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है और इस तरफ आपका स्कॉटलैंड है। तो ये पूरा का पूरा राज्य जो था वो एक ही राजा के अंदर आता था और एक ही शासन व्यवस्था, एक ही प्रणाली वहां पर चलती थी। और ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, आयरलैंड भी आता है, डबलिन, नीदरलैंड्स, ये सारे, बेल्जियम, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें उन दिनों इंग्लैंड, वॉल्स और स्कॉटलैंड एक ही राजा के अंडर आता था। अभी स्कॉटलैंड अलग है और इंग्लैंड बेसिकली एक ये पूरा पार्ट है, ये ब्रिटेन पार्ट अलग है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम। अब एक और पॉइंट लिखिए, एक ही सिक्का अर्थात मुद्रा प्रणाली थी। वहां पर हर जगह ये तीनों जो थे, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों जगह पर एक ही मुद्रा प्रणाली चलती थी, एक ही सिक्का चलता था, यूरो। उसके बाद इन तीनों राज्यों के लिए एक बाजार व्यवस्था थी, जिससे व्यापार करने वालों को एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने पर अलग से कर नहीं चुकाना पड़ता था। इन सभी जगहों पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर अलग अलग जाने के लिए अलग अलग कर नहीं चुकाना पड़ता था। अब अगली बात करते हैं हम, पिटवा लोहे का विकास। द्वितीय डर्बी 1711-1768 द्वारा ढलवां लोहे से पिटवा लोहे का विकास। तृतीय डर्बी ने 1779 में विश्व में पहले लोहे का पुल बनाया। तो 1779 में, 1779 में विश्व में पहला लोहे का पुल बनाया गया। आप ये सब लिखते जाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जीके के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे रहेगा। पिटवा लोहा जो है 1779 में क्या किया गया, पहले लोहे का पुल बनाया गया विश्व में। किसके द्वारा? तृतीय डर्बी द्वारा। अब अगला बात करने वाले हैं, अगले पॉइंट की बात करने वाले हैं आप लिखते जाइए, जल्दी जल्दी लिखिए। औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों पर के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा इस औद्योगिक क्रांति के कारण से? लिखिए, उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधापूर्ण तथा आनंददायक, इसके विपरीत निम्न वर्ग महिलाओं का जीवन संघर्षपूर्ण हो गया औद्योगिक क्रांति के बाद। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी में कमी, मतलब पुरुष अगर कोई एक काम करते हैं तो उनको मजदूरी ज्यादा दी जाती है, और वही काम अगर महिलाएं कर रही हैं तो उनको कम पैसे दिए जाते हैं। तो उसी को कहा जाता है मजदूरी में कमी। महिलाओं को काम निम्नतर परिस्थितियों में करना पड़ता था। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को, मतलब कंडीशंस जो होती थी वो निम्नतर होती थी, जबकि पुरुषों को अच्छे कंडीशंस में काम करने को माहौल दिया जाता था। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि हुआ, काम की घटिया परिस्थितियों के बारे में कम आंदोलित हुए। बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाना, उनके हाथ कुचल जाते थे। जब देखिए मशीन औद्योगिक क्रांति आई तो बच्चे अगर वहां पर काम करेंगे तो बच्चों को तो ज्यादा पता नहीं होता, तो उनकी जो है उनका डेथ भी हो जाता है, हाथ चले जाते हैं मशीनों में, इस प्रकार से फंस जाना मशीनों में, और गिरकर बच्चे मौत के मुंह तक चले जाते थे। मशीन में अगर गिर जाते थे तो मशीन इस प्रकार के होते थे कि वो मौत के मुंह में भी चले जाते थे। फिर अगला लिखना है, कोयला खानों में रास्ता संकरा होने के कारण बच्चों को भेजते थे, जिससे दुर्घटना का भय बना रहता था। तो कोयले जो खान होते थे, कोयले के खान, वो उनका रास्ता बहुत संकरा होता था और उस वजह से वहां पर बच्चों को भेजा जाता था, और बच्चे अगर जाते थे तो उनको, बच्चों को इतनी नॉलेज भी नहीं होती है, और संकरा होने की वजह से वहां पर दुर्घटना का, कोयले के खानों में दुर्घटना तो होती रहती है, इस तरह से उनके मौत भी बहुत होती थी, मृत्यु भी बहुत होती थी। औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में कानून के जरिए सुधार कब लाए जाने लगे? सरकार ने सन 1819 में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कानून बनाया। कब बनाया? 1819 में। पॉइंट्स लिखते जाइए अच्छे से, जल्दी जल्दी। उसके बाद 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी गई। आज के टाइम में तो 14 वर्ष है, 14 वर्ष से नीचे के उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में प्रवेश भी वर्जित है। ओके, अगला है 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की समय सीमा 12 घंटे तक सीमित कर दी गई।
सोचिए 12 घंटे, आज के टाइम में 8 घंटे समय सीमा है, उस टाइम 12 घंटे थी, तो सोच सकते हैं, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए सुधार तो लाया गया, लेकिन उससे पहले उनसे कितना काम लिया जाता होगा। 12 घंटे जब समय सीमा तय की गई, उससे पहले तो पता नहीं कितने काम लेते होंगे। तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी दुर्दशा थी उनकी। उसके बाद आप सभी को लिखना है 1833 के एक अधिनियम द्वारा 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम पर लगाने की अनुमति दी गई। तो अब इसमें सुधार आता गया। सुधार लाके 1833 में यहाँ तक सुधार कर दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ रेशम की फैक्ट्री में ही काम करने की अनुमति दी गई। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए। फैक्ट्री निरीक्षकों की नियुक्ति करना शुरू कर दिया गया। उसके बाद जो अगला है 1842 के खान और कोयला अधिनियम ने 10 वर्ष से कम बच्चों व स्त्रियों से खानों के में नीचे काम करने लेने पर पाबंदी लगा दी गई। तो जो 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको 1842 में एक खान और कोयला अधिनियम लाया गया, जिसके तहत 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अंदर जाने से पाबंदी लगा दी गई। फिर 1847 में यह कानून बना 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम ना लिया जाए। अब बात करने वाले हैं औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में 2 वर्गों का उदय हुआ। वो कौन कौन से 2 वर्ग थे? एक था मालिक वर्ग और एक था मजदूर वर्ग। तो कुटीर व लघु उद्योग धंधों का विनाश होने से बेरोजगारी बढ़ने लगी। देखिए, जैसे ही मशीनों का आविष्कार हुआ, तो वो बड़े बड़े काम और बहुत सारा काम जल्दी जल्दी करने लगे, जिससे कुटीर छोटे छोटे लघु उद्योग जो थे, उन धंधों का विनाश हो गया, जिससे बेरोजगारी बढ़ने लगी। केवल पूंजीपति वर्ग को लाभ हुआ इस औद्योगिकरण के कारण। अब औद्योगिकरण के ये नुकसान है, देख सकते हैं। औद्योगिकरण से परिवारों में बिखराव आ गया। रोजगार के तलाश में गांवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन हुआ। शहरों का रूप विकृत होने लगा। ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। फिर है गरीब मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की बीमारियां फैलने लगी औद्योगिकरण के कारण। अब आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, इंग्लैंड में औद्योगिकरण के कारण ये एक मैंने माइंड मैप जिसको बोला जाता है तैयार किया है। तो आप सभी इसको एक बार नोट कर लीजिए, बना लीजिए इस माइंड मैप को। तो इससे देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिकरण के कारण सबसे पहली बात जनसंख्या में वृद्धि हुई, अच्छी परिवहन व्यवस्था, बैंकों की भूमिका, रेल परिवहन का विस्तार हुआ, लंदन का महत्वपूर्ण नगर तथा व्यापार का केंद्र बनना, कोयला और लौह अयस्क की उपलब्धता, सीसा, तांबा और रांगा टिन की उपलब्धता। इस प्रकार से ये सारे औद्योगिकीकरण के कारण इंग्लैंड में हुआ। उसके बाद बात करते हैं कपड़ा उद्योग, बेसिकली कपास उद्योग से संबंधित आविष्कारक क्या क्या आविष्कार हुए, उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों। उड़न तुरी करघा आविष्कार जॉन ने किया था। कताई मशीन आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया। ऐसे ही वाटर फ्रेम आविष्कारक कौन थे? रिचर्ड आर्कराइट। फिर है पावर लूम या शक्ति चालित करघा आविष्कारक कौन थे? एडमंड कार्टराइट। म्यूल आविष्कारक कौन थे? सैमुअल क्रॉम्पटन। आपको याद रखने में हेल्प मिलेगी, एक क्रॉम्पटन फैन आता है, पंखा आता है, सीलिंग फैन, उससे भी आप सैमुअल क्रॉम्पटन याद रख सकते हैं। अब देखिए, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव क्या क्या हुए औद्योगिक क्रांति के कारण। बेकारी में वृद्धि हुई, बेसिकली बेरोजगारी में वृद्धि हुई। नवीन वर्गों का जन्म हुआ, 2 वर्ग, मालिक वर्ग और मजदूर वर्ग। भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने लगी। राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हुई ही। कुटीर उद्योगों का अंत हो गया। अब नवीन औद्योगिक नगरों की स्थापना होने लगी। छोटे कारीगरों का मजदूर बनना स्टार्ट हो गया। अधिक और सस्ता माल मिलने लगा। स्त्रियों तथा छोटे बच्चों का शोषण होना स्टार्ट हो गया। मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा।
तो ये सारे जो थे आपको माइंड मैप के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या प्रभाव पड़े औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम। इन सभी क्रांति की वजह से वहां पर दो प्रकार के समाज का वो हुआ, समाज आने लगा। और वो था पहला समाजवाद, दूसरा था पूंजीवाद। समाजवाद जो था उत्पादन का एक विशिष्ट सिद्धांत जिसके अंतर्गत उत्पादन के संसाधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व कायम रहता है, जिसे सोशलिस्ट बोला जाता है बेसिकली। तो समाजवाद बेसिकली कहता है जितनी भी पूंजी है, बेसिकली मार्केट है पूरा, उसका स्वामित्व जो है समाज पर, समाज के हाथों में होना चाहिए। लेकिन पूंजीवाद जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर केवल व्यक्ति का स्वामित्व कायम रहता है। जैसे किसी भी पूंजी के मैंने कमाया है तो उस व्यक्ति का उस पर स्वामित्व होगा, जबकि समाजवाद ऐसा नहीं कहता। समाजवाद कहता है सभी कमाइए और सभी का हक होगा, समाज के सभी चीजों पर सभी का हक होगा, किसी का पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होगा। अब धन भट्टी का आविष्कार, धमन भट्टी का आविष्कार जो था वो अब्राहम डर्बी ने 1709 में किया था। अब धमन भट्टी के आविष्कार का लाभ क्या क्या था वो देख लेते हैं दोस्तों। इसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। कोक जो है उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति थी इसके अंदर, कोक के अंदर, इसलिए धमन भट्टी में कोक का इस्तेमाल किया गया। और यह पत्थर कोयले से गंधक तथा अपद्रव्य निकालकर तैयार किया जाता था। भट्टियों को कठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। भट्टी जो थे ये धमन भट्टी, उसको कठ कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा, कोक का इस्तेमाल होने लगा। इससे निकला हुआ लोहा से पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी। मतलब लोहे जो थे वो ज्यादा फैलाव के, ज्यादा बड़े बड़े बनाए जा सकते थे। अगला आविष्कार था बल्चर। बल्चर जो था रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफन सन द्वारा बनाया गया एक रेल इंजन है, 1814 में इन्होंने बनाया था। अब उसके बाद करते हैं बात भाप की शक्ति का प्रयोग किया गया। ब्रिटेन के उद्योग में शक्ति के एक नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग से जहाजों और रेल गाड़ियों द्वारा परिवहन की गति काफी तेज हो गई। तो भाप के इंजन से इनमें तेजी आई, रेलगाड़ियों की परिवहन में, एक स्थान से दूसरे स्थान में तक जाने में भी तेजी आई। भाप की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले खनन उद्योग में किया गया। अगला बात करते हैं हम भाप की शक्ति से जो फायदे थे उसकी विशेषताएं क्या क्या थी उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भाप की शक्ति उच्च तापमान पर दबाव पैदा करती, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी। भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती है, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी। भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसेमंद और कम खर्चीला था। देख सकते हैं भाप का कितना इस्तेमाल है, कितना इस्तेमाल किया जाने लगा था। ये जेम्स वॉट ने फिर एक इंजन का आविष्कार किया था, आपने सभी सुना होगा, उसकी भी बात करेंगे इसी चैप्टर में हम। तो भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योग में किया गया, ये लिख लीजिए जल्दी से। फिर बात करते हैं थॉमस सेवरी के भाप इंजन की कमियां। ये इंजन छिछली गहराइयों में धीरे धीरे काम करते थे और अधिक दबाव हो जाने पर उनका वाष्पित्र बॉयलर जो था वो फट जाता था। ये था थॉमस सेवरी के भाप इंजन की कमी। थॉमस न्यूकोमैन के भाप इंजन की कमियां क्या थी? इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि संघनन बेलन जो था, कंडेंसिंग सिलेंडर लगातार ठंडा होते रहने से इसकी ऊर्जा खत्म होती रहती थी। ये था इसका थॉमस न्यूकोमैन का। जेम्स वॉट के भाप इंजन की विशेषताएं। फिर जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। इसकी विशेषताओं के बारे में हम लिखते हैं, यह केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मूवर चालक के रूप में काम करता था।
बेसिकली इसका मतलब है जो ये साधारण पंप की तरह काम नहीं करता था, ये मूव करवाता था, मूवर की तरह काम करता था, प्राइम मूवर की तरह। इससे कारखानों में शक्ति चालित मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी। यह अन्य इंजनों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली था, जिससे इसका अधिक इस्तेमाल होने लगा, तो इसका इस्तेमाल भी बढ़ गया। अब बस ये थोड़ा सा चैप्टर बचा है, आप जल्दी से नोट कर लीजिए इनको, और फिर हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वहां ज्यादा चीजें आपको समझ में आएगी। फिर है जेम्स ब्रिडली द्वारा इंग्लैंड में पहली नहर बनाई गई, उसके बारे में यहाँ आप डिटेल लिख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सभी बस इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन क्या क्या हुए वो लिख लीजिए। आप इन सभी को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी ज्यादा बताने वाला नहीं है, आप इनको आराम से नोट कर लीजिए। और ये चैप्टर आज हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, फिर हम अगला चैप्टर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप सभी नए हैं, जो भी नया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।